नमस्कार बच्चों। आज हम लोग विज्ञान के पाठ परमाणु का अंतर्भाग आगे का टॉपिक देखने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग रुदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु प्रकृति। रुदरफोर्ड द्वारा किस तरीके से बताया गया कि परमाणु की प्रकृति क्या होती है और उनके द्वारा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया, आज उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, इन्होंने उनके सुप्रसिद्ध विकिरण प्रयोग से परमाणु के अंतर्भाग को समझने का प्रयास किया। सन 1911 में परमाणु का नाभिकीय प्रकृति प्रस्तुत किया। रुदरफोर्ड ने सोने की अत्यधिक पतली पन्नी, जिसकी मोटाई लगभग 10⁻⁻⁴ नैनो मिलीमीटर और लेकर उस पर एक रेडियोधर्मी तत्व से उत्सर्जित होने वाले धन आवेशित कणों की बौछार की। सोने की पन्नी के चारों ओर लगाए पर्दे पर उन्होंने प्रतिमा प्राप्त की और परमाणु में धन आवेशित द्रव्यमान का वितरण सर्वत्र एक समान होगा तो धन आवेशित कणों का पन्नी से परावर्तन होगा, ऐसी अपेक्षा की थी। अनपेक्षित रूप से अधिकांश अल्फा कण, जो उन्होंने यहाँ से देखिए वो दिखाया गया है सोने की पतली पन्नी, तो उसके ऊपर अल्फा कण उन्होंने क्या किया है, उसके अल्फा कण उसके ऊपर डाला है। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ से ये हर दिशा में निकल रही हैं और सीधे चल गए। कुछ कण मूल मार्ग से 0 कोण पर विचलित होती हैं, उससे भी कम अल्फा कणों की अधिक कोण से विचलन हुआ और आश्चर्य अर्थात 20,000 में से एक अल्फा कण मूल मार्ग से विपरीत दिशा में वापस आया, ऐसा बताया गया है। तो हम देखते हैं बड़ी संख्या में आर पार गए कण यह दर्शाते हैं कि उनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं थी। इसका अर्थ है कि सोने की ठोस अवस्था वाली पन्नी के परमाणु के बीच खाली जगह थी। बहुत सी जगह होनी चाहिए। जिन कणों का न्यून कोण या अधिक कोण में विचलन हुआ उनके मार्ग में रुकावट आई। इसका अर्थ है कि रुकावट उत्पन्न करने वाला परमाणु का धन आवेशित और ठोस भाग परमाणु के मध्य भाग में था। इस आधार पर रुदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय प्रतिकृति इस प्रकार प्रस्तुत किया। तो उनका कहने का मतलब ये था कि परमाणु में बहुत सारे खोखले भाग होते हैं। खोखले भाग से वो किरणें क्या हो गई, आर पार चली गई और कक्षाओं पर जो किरणें टकराई तो वो क्या हो गई, अपने न्यून कोण या अधिक कोण की दिशा में परावर्तित हो गई। तो देखिए वहाँ पर यही दिया है इस तरीके से। और फिर आगे हम देखेंगे अब उनके द्वारा जो अनुमान लगाया था क्या है, वो परमाणु के केंद्र स्थान पर धनावेशित नाभिक होता है। परमाणु का करीब करीब संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक पर ही केंद्रक होता है, ये हमने देखा है, क्योंकि उसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, नाभिक में ही। सभी इलेक्ट्रॉनों का एकत्रित ऋणावेश यह नाभिक पर स्थिर धन आवेश के बराबर होने के कारण विजातीय आवेशों का संतुलन होकर परमाणु क्या रहता है, विद्युतीय दृष्टि से उदासीन रहता है। ये आपको वैज्ञानिक कारण भी पूछ सकता है कि परमाणु विद्युतीय दृष्टि से उदासीन क्यों रहते हैं। फिर परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन और परमाणु नाभिक के बीच रिक्त जगह होती है। इस रिक्त जगह के कारण जो किरणें थी वो आर पार चली गई। अब आगे हम देखेंगे वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करने वाले विद्युत आवेशित वस्तु की ऊर्जा कम होती जाती है, ऐसा भौतिक शास्त्र का प्रस्थापित नियम है। इस नियम के अनुसार रुदरफोर्ड ने प्रस्तुत किए प्रतिकृति का परमाणु अस्थायी होता है और परंतु वास्तव में रेडियोधर्मी परमाणुओं के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणुओं में स्थायी भाव होता है। रुदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृति की यह त्रुटि नील्स बोहर, इन्होंने सन 1913 में प्रस्तुत किए गए परमाणु प्रतिकृति से दूर हो गई। मतलब कुछ त्रुटि थी रुदरफोर्ड द्वारा, उस त्रुटि को नील्स बोहर द्वारा जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया उससे वो त्रुटि निकाल दी गई, दूर हो गई। देखिए बोर के बारे में क्या दिया है, बोर का स्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति। सन 1913 में डैनिश वैज्ञानिक नील्स बोर्स ने स्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति प्रस्तुत कर परमाणु का स्थायी भाव स्पष्ट किया। बोर के परमाणु प्रतिकृति के महत्वपूर्ण आधार तत्व इस प्रकार हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से विशिष्ट दूरी पर होने वाले समकेंद्रीय वृत्ताकार कक्षा में होते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है
मतलब परमाणु की बहुत सारी कक्षाएं होती हैं और इलेक्ट्रॉन उन कक्षाओं में विचरण करते हैं। दूसरा, विशिष्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर होती है। इलेक्ट्रॉन भीतरी कक्षा से बाहरी कक्षा में छलांग लगाकर आते समय अंतर के बराबर ऊर्जा अवशोषित करता है और बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में छलांग लगाकर आते समय अंतर के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जैसे अंदर से बाहर जा रहा है तो अवशोषित करेगा, और बाहर से भीतर की छलांग मारा है तो उत्सर्जित करेगा, और भीतर कक्षा से बाहरी कक्षा में जा रहा है तो अवशोषित करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। भीतरी कक्षा से बाहरी कक्षा जाने पर वह ऊर्जा अवशोषित करता है, बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में आने पर वह ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो इस तरीके से आपको ये दिखाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे बोर के परमाणु प्रतिकृति के पश्चात और कुछ परमाणु प्रतिकृति प्रस्तुत किए गए हैं। उसके पश्चात उदित हुई पूज्य यंत्र की क्वांटम मैकेनिक्स, इस नई विज्ञान शाखा में परमाणु संरचना का गहन अध्ययन किया गया। इन सबसे परमाणु संरचना के विषय में सर्वसामान्य हुए कुछ मूलभूत तत्व नीचे दिए गए हैं। अब इस तरीके से आपको बताया गया है। देखते हैं आगे हम। आगे परमाणु की संरचना दी है कि नाभिक और नाभिक का बाहरी भाग, इनसे मिलकर क्या बनता है? परमाणु बनता है। इनमें 3 प्रकार के उप परमाणविक कण पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इनमें सबसे पहला केंद्रक होता है। केंद्रक मेन भाग है। परमाणु का केंद्रक धन आवेशित होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं, और प्रोटॉन जो कण होते हैं वो धन आवेशित होते हैं। और परमाणु का द्रव्यमान भी केंद्रक पर ही निर्भर होता है। अब केंद्रक में 2 प्रकार के कण होते हैं। एकत्रित रूप से इन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं, और अलग अलग रूप से इन्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो ये न्यूक्लियॉन के 2 प्रकार हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। प्रोटॉन देखेंगे। प्रोटॉन यह परमाणु के नाभिक में स्थित धन आवेशित उप परमाणु कण है। नाभिक पर धन आवेश यह उसमें स्थित प्रोटॉनों के कारण होता है। प्रोटॉन को p अक्षर से दर्शाते हैं। प्रत्येक प्रोटॉन पर स्थित धन आवेश +1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो क्या होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अतः नाभिक पर स्थित कुल धनावेश E इस इकाई में व्यक्त करने पर उसका परिणाम नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक होती है। उसे हम Z अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। किसको? परमाणु क्रमांक को। एक प्रोटॉन का वस्तुमान सुमारे 1 यूनिट, इतना बोलते हैं, एक यूनिफाइड मास, और 1 डाल्टन अर्थात 1 U = 1.66 × 10⁻27 ग्राम। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान भी लगभग क्या होता है? 1 U होता है। न्यूट्रॉन यह विद्युतीय आवेश की दृष्टि से क्या होता है? उदासीन होता है। इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। यह उसे n से दर्शाते हैं। नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन संख्या के लिए n इस अक्षर का उपयोग किया जाता है। 1 U और 1 यूनिफाइड मास, इतने परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन का अपवाद छोड़कर बाकी सभी तत्वों के परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1 यूनिफाइड मास होता है, अर्थात करीब करीब 1 प्रोटॉन के बराबर होता है। नाभिक के बाहरी भाग में आपको इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जो कि उनकी कक्षाओं में परिभ्रमण करते होंगे, और नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन इनके बीच स्थित रिक्त स्थान का समावेश होता है, जिसके हमने देखा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ऐसे कक्षाओं में, और उनके बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। फिर आगे देखेंगे। इलेक्ट्रॉन या ऋण आवेशित कण है। इसे E अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। E-। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश 1 ही होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के परमाणु के तुलना में 1800 गुना कम है। अतः इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है। परमाणु नाभिक के बाहरी भाग में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में भ्रमण करते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं? कवच या सेल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वह जिस कवच में होती है उसके ऊपर डिपेंड होती है। परमाणु नाभिक
के बाहर स्थित उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या केंद्रक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अतः जो परमाणु होता है इसीलिए वो विद्युतीय दृष्टि से क्या होता है, उदासीन होता है। आगे के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।